हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर्स और फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स के चैप्टर का नाम है। आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय कैपिटल रिजर्व एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू मीन बाय व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स, मेथड्स क्या हैं इसके, और मेथड्स के बाद हम थोड़ा सी जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन अराइज हियर कि व्हाट डू मीन बाय कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी राशि जो पूंजीगत लाभों से बनाई जाती है, विच इज मेकिंग आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व एक प्रकार के ऐसे रिजर्व होते हैं जो आप सभी जानते हैं कि पूंजीगत लाभों से बनाए जाते हैं। और पूंजीगत लाभों से हमारा अभिप्राय ऐसे लाभों से है कि जो व्यवसाय के सामान्य संचालन से आपको प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस प्रकार से ये सारे जो लाभ होते हैं ये कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। और जो रिजर्व इन प्रॉफिट से बनाए जाते हैं उन्हें आप कैपिटल रिजर्व की संज्ञा देते हैं। तो कैपिटल रिजर्व एक प्रकार के ऐसे रिजर्व होते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, या इसी प्रकार से प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस को प्रारंभ करने से कोई प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार का जो प्रॉफिट जो आपके सामान्य संचालन से प्राप्त नहीं होता है, बिजनेस की सामान्य क्रियाओं से प्राप्त नहीं होता है, उसे आप कैपिटल प्रॉफिट की संज्ञा देते हैं। और कैपिटल रिजर्व का प्रयोग कैपिटल रिजर्व से ही जो है, कैपिटल प्रॉफिट से ही जो है वो कैपिटल रिजर्व बनाए जाते हैं। और इसका प्रयोग अगर बात करें इसके प्रयोग की, तो कैपिटल प्रॉफिट का प्रयोग जो है वो कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कैपिटल लॉसेस कौन से होते हैं? अंडरराइटर कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, या प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार से इस कैपिटल प्रॉफिट का प्रयोग जो है, इस कैपिटल रिजर्व का प्रयोग जो है उन कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। उसके बाद अगला जो है वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात आती है मीनिंग की। तो आप सभी जानते हैं, जैसे आपको भी बताया कि कैपिटल रिजर्व से हमारा अभिप्राय ऐसी राशि से है जो आपको पता होना चाहिए कि जो पूंजीगत लाभों से बनाई जाती है, और एक प्रकार की ऐसी राशि जो पूंजीगत लाभों से बनाई जाती है। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच में जो डिफरेंस है उसका सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग कि व्हाट डू मीन बाय कैपिटल रिजर्व एंड व्हाट डू मीन बाय रिजर्व कैपिटल। तो आप सभी जानते हैं कि कैपिटल रिजर्व का, जैसे मैंने आपको भी मीनिंग बताया, कि एक ऐसा रिजर्व जो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट बनाया जाता है, जिस कैपिटल प्रॉफिट से जो है वो आप बनाते हैं, उसे आप जो है कैपिटल रिजर्व की संज्ञा देते हैं। और रिजर्व कैपिटल अनिश्चित कैपिटल का व्यवहार अकॉर्डिंग टू कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार, सेक्शन 99 के अनुसार, की अनिश्चित कैपिटल का वह भाग जो केवल मात्र कंपनी के समापन की दशा में ही मंगाया जाता है, उसे आप क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल की संज्ञा देते हैं। तो ये था जी इसका मीनिंग का डिफरेंस। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है वो नेसेसिटी। आप सभी जानते हैं कि रिजर्व कैपिटल को जो है, या दूसरे शब्दों में अगर कैपिटल रिजर्व की बात करें तो कैपिटल रिजर्व को बनाना जो है वो अनिवार्य नहीं होता है, जबकि रिजर्व कैपिटल जो है वो बनाई जाती है उस कंडीशन में कि जब कंपनी का समापन होता है। अर्थात सिंपल सी बात है कि अनिश्चित कैपिटल का कुछ भाग जो है रिजर्व कैपिटल में डाला जाता है, जबकि जो आपकी कैपिटल रिजर्व तब बनाए जाते हैं यदि आपको बिजनेस के अंदर कैपिटल प्रॉफिट हो। अगर कैपिटल प्रॉफिट हो तो ही जो है वो कैपिटल रिजर्व बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला डिफरेंस है स्पेशल रेजोल्यूशन। आप सभी जानते हैं कि कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना अनिवार्य है, विशेष प्रस्ताव करना जो है, पास करना जो है अनिवार्य है। जबकि कैपिटल रिजर्व के लिए जो है वो किसी प्रकार के विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं हो। यदि बिजनेस के अंदर कैपिटल प्रॉफिट हो तो आप सभी जानते हैं कि जो है वो कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है यदि बिजनेस के अंदर कैपिटल प्रॉफिट हो। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर साधारण शब्दों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल रिजर्व के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जबकि रिजर्व कैपिटल बनाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अगला जो है वो है अमाउंट। कैपिटल रिजर्व एक प्रकार की ऐसी राशि होती है जो आपको प्राप्त हो चुकी होती है, जबकि रिजर्व कैपिटल वो राशि होती है जो आपको प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये अनिश्चित कैपिटल का वह भाग होता है जो केवल मात्र कंपनी के समापन की दशा में ही मंगाया जाता है। तो इसका मतलब है कि कैपिटल रिजर्व एक प्रकार की ऐसी राशि होती है जो आपको प्राप्त हो चुकी होती है, और रिजर्व कैपिटल की जो राशि होती है
वह प्राप्त नहीं होती है, वह केवल मात्र तभी मंगाई जाती है जब कंपनी का समापन होता है। उसके बाद डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। आप सभी जानते हैं कि रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, जबकि कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर दिखाया जाता है। तो इसका मतलब है कि कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर, जबकि रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये जो है आपको राशि प्राप्त नहीं होती है। और नंबर 2 बात ये, क्योंकि इसका कोई भी बिजनेस से कोई भी लिंक नहीं होता, इसका लिंक केवल मात्र कंपनी के समापन की दशा में होता है। साधारण शब्दों की बात करें तो कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर दिखाया जाता है, जबकि रिजर्व कैपिटल को जो है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। तो उसके बाद अगला है यूज। आप सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया जब मैं मीनिंग बता रहा था आपको कि कैपिटल रिजर्व का प्रयोग कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, शेयर इशू एक्सपेंसेस, या बिजनेस लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, या प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। तो किसी प्रकार का यदि लॉस हो उसको पूरा करने के लिए कैपिटल रिजर्व का प्रयोग किया जाता है। यदि बिजनेस के अंदर कैपिटल लॉसेस हो तो कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए कैपिटल रिजर्व का प्रयोग किया जाता है, जबकि रिजर्व कैपिटल का प्रयोग जो है वो कंपनी के समापन की दशा में अन्य किसी पर्पज के लिए नहीं किया जाता। जो कंपनी का समापन होता है उसी दशा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था जी डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच में डिफरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक सीरीज से पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, दूसरे से पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, और तीसरी सीरीज से जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस। तो ये था जी आपका इसके बीच में डिफरेंस। उसके बाद अब आए जी इशू ऑफ शेयर के मेथड्स क्या हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, और बड़ा साधारण शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा। तो पहला जो इसके मेथड्स हैं, इसके जनरली हमारी बुक्स के अनुसार इसके 4 मेथड्स जो एक्सप्लेन किए गए हैं। नंबर 1 ऑफर फॉर सेल, नंबर 2 ऑफर बाय सर्कुलर टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एंड द थर्ड वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट, एंड द फोर्थ वन इज पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफर फॉर सेल। इस विधि के अंतर्गत आप क्या करते हैं कि जब आप शेयरों को इशू करते हैं तो आप आम बंदों को एक ऑफर देते हैं कि जो व्यक्ति जो है वो कंपनी के शेयर और डिवेंचर को खरीदना चाहता है, उन्हें ऑफर दी जाती है, कंपनी के शेयर निर्मित किए जाते हैं। इसके लिए जनरली जो है वो प्राइवेट रिसोर्सेज का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार की पद्धति सबसे अधिक जो है इंग्लैंड में अपनाई जाती है। इस पद्धति के अनुसार हम जो है ऑफर देते हैं अपने शेयरों को बेचने की। जनता में से जिन व्यक्तियों को शेयरों की आवश्यकता होती है वह कंपनी के इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, और जिसके द्वारा जो है इन शेयरों को बेचा जाता है। जनरली इसमें जो ज्यादातर लोग होते हैं वो प्राइवेट लोग होते हैं, या उसी कंपनी के जो नियर एंड डियर होते हैं उन लोगों को जो है इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार की पद्धति भारत में बहुत कम अपनाई जाती है। इस प्रकार की पद्धति जो है वो इंग्लैंड में अपनाई जाती है, इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। दूसरा तरीका है ऑफर बाय सर्कुलर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ऑफर बाय सर्कुलर टू शेयर होल्डर मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आप सभी जानते हैं कि कंपनी के पास ऑलरेडी शेयर होल्डर होते हैं। हम क्या करते हैं, किसी दाएं बाएं का रिसोर्सेज का सहारा ना लेते हुए जो ऑलरेडी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें ऑफर देते हैं कि यदि वह कंपनी के और अधिक शेयर को, क्योंकि कंपनी को अतिरिक्त कैपिटल की आवश्यकता होती है, और यदि उन शेयर होल्डर्स को अतिरिक्त कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो वह उन्हें जो है एक ऑफर देती है कि यदि वह कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं तो वह इन शेयरों को खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दाएं बाएं के किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर होते हैं, अगर किसी ने 10 खरीदे हैं तो उनको 10 शेयर की और ऑफर दे देते हैं एज पर देयर प्रपोर्शन, जिसमें उन्होंने पहले शेयर खरीदे होते हैं, या व्हाटएवर सिस्टम यू विल बी अडॉप्टेड। मतलब कहने का ये है कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को ये ऑफर दी जाती है कि यदि आप कंपनी के और अधिक शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है उसके जो ऑलरेडी शेयर होल्डर होते हैं वही जो है उस कंपनी के और अधिक शेयर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि शेयरों के बदले में उन्हें लाभ होता है और अधिक लाभ होने की स्थिति में वह अधिक शेयर खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को यह ऑफर दी जाती है कि यदि वह कंपनी के और अधिक शेयर खरीदना चाहते हैं तो वह कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, जिससे उनकी जो कंपनी की जो वित्तीय आवश्यकता है वो पूरी होती है और शेयर होल्डर को और अधिक शेयर मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में आप सभी जानते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईसीआईसीआई, या बहुत सारे बैंक्स हैं, SBI
SBI, UTI, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC। तो इस प्रकार से बहुत सारे बैंक हैं, LIC, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप LIC की बात करें, छोटी सी एग्जाम्पल की बात करें, LIC का एग्जाम्पल लेते हैं कि LIC आपको आपका जीवन इंश्योरेंस देती है, परंतु इसका मतलब है कि जो LIC आपसे पैसा लेता है, पैसा लेती है कंपनी, वह उस पैसे को कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में लगाती है। वहां से उनको जो पैसा आता है उसी से जो है वो ऑलरेडी जितने भी लोग इंश्योर होते हैं उनको पैसा देती है, और वह भी जो है इसी प्रकार से चला जाता है। तो इसी प्रकार से प्राइवेट प्लेसमेंट में जो कंपनियां होती हैं वह जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है उनको सभी को ऑफर देती हैं, और वह उनकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हैं, और जिससे क्या होता है कि कंपनी की वित्तीय आवश्यकता पूरी होती है और वह कंपनी अपनी शेयर मार्केट में पैसा जो है वो लगा लेती है। तो इस प्रकार से प्राइवेट प्लेसमेंट का साथ लेते हैं। अगला और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, विश्व की सबसे अधिक प्रचलित विधि है, वो है जी आपका पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जनता से जनता को शेयरों का आवंटन। ये मैंने आपको बताया कि विश्व में सबसे अधिक प्रचलित अपनाई जाने वाली विधि है। भारत में भी इसी विधि को अपनाया जाता है। इस विधि को समझना भी जो है वो इतना टिपिकल नहीं है, बड़ा आपको साधारण शब्दों में समझाया जाएगा कि किस प्रकार से जो है इस विधि के अंदर जो है आप शेयरों को इशू करते हैं और किस प्रकार से जो इसके अंदर काम चलता है। तो जनता से मैंने आपको बताया कि जनता से जब शेयरों को लिया जाता है तो किस प्रकार से आप इस विधि को अपनाते हैं। तो विश्व की सबसे ज्यादा अप्लाई जाने वाली विधि, भारतवर्ष में भी इसी विधि को सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप जो है एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। आप सभी जानते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक साधारण शब्दों की बात करें, कंपनी की बात बाद में करता है कि प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। प्रोस्पेक्टस एक प्रकार का कंपनी का एक आईना होता है जो कंपनी के बारे में आपको सब कुछ बताता है, कंपनी के नाम पते से लेके और कंपनी की जो सारी गतिविधियां हैं, अर्थात इसका कैपिटलाइज क्या है, इसकी ड्राइंग क्या है, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, कितने शेयर होल्डर्स हैं, शेयरों को इशू करने की क्या विधि है, कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, कंपनी के कार्यालय का नाम क्या है, कंपनी में मैनेजमेंट कौन करता है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, सारी की सारी का जो दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कंपनी के बारे में A to Z जो बताता है वो आपका प्रोस्पेक्टस होता है। जनता को सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, उस प्रोस्पेक्टस को जनता पढ़ती है। जनता प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद अंत में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं एडमिशन लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा। उस प्रोस्पेक्टस में ये बताया जाएगा कि ये मान लो फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस आपको दिया जाएगा जो कॉलेज की हर गतिविधि के बारे में आपको बताएगा। कॉलेज कब बना, कॉलेज के अंदर क्या क्या फैकल्टी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट को कौन टीचर पढ़ाता है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, हॉस्टल के चार्जेस कितने हैं, फीस चार्जेस कितनी है, कौन व्यक्ति कौन किस सब्जेक्ट को पढ़ाता है, सारा का सारा A to Z जो उसके बारे में होता है। अंत में उसकी एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भरते हैं और उस एप्लीकेशन को फॉर्म को भरने के बाद आप उस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते हैं, एडमिशन लेते हैं, जिसके लिए आप जो फीस शुरू में निर्धारित की गई है उस फीस को देते हैं। इसी प्रकार से कंपनी के अंदर भी ऐसा ही चलता है कि आप एक कंपनी क्या करती है, सबसे पहले जनता को आवेदन करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। आप कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं, आपको कंपनी उस प्रोस्पेक्टस को फ्री में देती है, वर्ष से जो भी वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। अंत में उसके भी एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको आप शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। उस शेयर सर्टिफिकेट में ये कहा जाता है कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, एप्लीकेशन के साथ आपको कितना पैसा जमा कराना है, अलॉटमेंट के टाइम में आप कितना देंगे, फर्स्ट कॉल में आप कितना देंगे, सेकंड कॉल में आप कितना देंगे, फाइनल कॉल में आप कितना देंगे। तो इस प्रकार से जो है उस प्रोस्पेक्टस के अंदर उस जो अंत में सर्टिफिकेट होता है। ध्यान रखिए इस बात का, कंपनी जैसे आप लोगों को बताया था कल भी कि वॉलंटरी एफिशिएंट है, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कंपनी जो है किसी प्रकार से बाध्य नहीं करती है कि आप कंपनी जो है आपको कंपनी के शेयर जो है वो खरीदने हैं, बल्कि कंपनी जो है वो एक वॉलंटरी एफिशिएंट है। जो बंदा जो है इसके शेयर को खरीदना चाहता है, कंपनी सबको जो है खुली ऑफर देती है और जिसने कंपनी के शेयर को खरीदना है पैसा कंपनी में पैसा लगा सकता है। तो जिसके लिए प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद, अब आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, आप कंपनी के बारे में सेटिस्फाई हैं, आपको डिविडेंड भी पसंद है, आपको सब कुछ पसंद है कंपनी के बारे में, आपने कंपनी का प्रोस्पेक्टस भरा और अंत में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा, आपने
उसकी जो मिनिमम पैसा था उसको भी जमा कराया। तो इशू सर्टिफिकेट के बाद टू रिसीव एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा उस एप्लीकेशन पैसे को उसको आप रिसीव करेंगे। जिसके साथ जो एप्लीकेशन का पैसा है जितना, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतना पैसा जो एप्लीकेशन के साथ देना होगा। जैसे आप एडमिशन लेते हैं, मैंने आपको बताया, तो आपको सबसे पहले एडमिशन लेने के साथ साथ फीस भी जमा करते हैं, जिससे आपकी एडमिशन जो है वो हो जाती है, कंफर्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से जनता से जो है एप्लीकेशन रिसीव की जाती है। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद आप क्या करते हैं, दूसरा जो एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद कि आपको एप्लीकेशन के साथ इतना पैसा मिनिमम जो आ जाना चाहिए, 90% राशि जो इशू कैपिटल की आ जानी चाहिए। यदि वह राशि आ जाती है तो हम क्या करते हैं, टू मेक अलॉटमेंट, हम अलॉटमेंट करते हैं, आवंटन करते हैं शेयरों का कि अंडर सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, इसमें सब कुछ देखते हैं और कितना पैसा जो है हमने जनता से आया एप्लीकेशन के टाइम में, जितना हमने मंगाया था सारा पैसा आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो वापस करना है या उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है, वो सारा का सारा काम जो है अलॉटमेंट के टाइम में देखा जाता है। शेयरों को आवंटित किया जाता है कि इतने शेयरों के लिए अप्लाई किया, इस व्यक्ति को कितने शेयर देने हैं जनता की। और उसके बाद टू मेक कॉल्स, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 3 कॉल्स हो सकती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। आप फर्स्ट कॉल में भी मंगा सकते हैं, आप सेकंड कॉल में भी मंगा सकते हैं, सेकंड कॉल तक भी मंगा सकते हैं और आप फाइनल कॉल मैक्सिमम जो 3 कॉल में पैसा मंगाया जाता है। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद मैक्सिमम 3 कॉल में पैसा मंगाया जाता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। और इस प्रकार से जो है वो कंपनी से सारा पैसा आ जाता है। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की एक छोटे से ब्रीफ में मैंने आपको बताया भी किस प्रकार से पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर करते हैं। अब बात आती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ऐसी राशि जो एप्लीकेशन के साथ अवश्य आ जानी चाहिए, उसको आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन की संख्या देते हैं। ये एक ऐसी राशि की जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को एप्लीकेशन के साथ आ ही जानी चाहिए 1990 से पहले, ये बोलते हैं कि किन किन चीजों के लिए जो है वो एप्लीकेशन का पैसा आ जाना चाहिए। नंबर 1, अगर कंपनी जो है कोई संपत्ति खरीदती है तो उस संपत्ति को खरीदने के लिए कंपनी के पास पैसा आ जाना चाहिए, या उस कंपनी में यदि किसी प्रकार की रिपेयर की आवश्यकता है तो रिपेयर संपत्ति की रिपेयर करने के लिए कंपनी के पास पैसा आ जाना चाहिए। किसी से लोन लिया तो उस पर ब्याज देने के लिए पैसा कंपनी के पास आ जाना चाहिए। जो आप व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हैं उन खर्चों का भुगतान करने के लिए कंपनी के पास पैसा आ जाना चाहिए। किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन ड्यूटी या रजिस्ट्रार ड्यूटी आपने देनी है उसको खर्च करने के लिए आपके पास पैसा आ जाना चाहिए। और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का 90% होना चाहिए। यदि ये पैसा नहीं आता है, यदि ये पैसा नहीं आता है तो आप सभी जानते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन में भी ये बोलते हैं कंपनी एक्ट 2010 सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 फेस वैल्यू का 5% जो एप्लीकेशन के साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जानी चाहिए। नंबर 2 बात, सेबी गाइडलाइंस के अनुसार ये कहा जाता है कि इशू कैपिटल का 25% राशि जो है आपके पास आ जानी चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है आपके पास आ जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखें इस बात का, यदि ये पैसा एप्लीकेशन के साथ आपके पास नहीं आता है तो 120 दिन तक इंतजार किया जाता है। 120 दिन तक का इंतजार करने के बाद, 120 डेज का इंतजार करने के बाद भी यदि ये पैसा नहीं आता है तो आप अगले 8 दिनों के अंदर इस पैसे को वापस करेंगे। अगर अगले 8 दिनों के अंदर आप इस पैसे को वापस नहीं करते हैं तो कंपनी ये बोलती है कि आपको 15% राशि के साथ कंपनी को ये पैसा जो है जनता को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले तो आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं। एप्लीकेशन के साथ जितना पैसा बोला तो वो नहीं आया, यदि नहीं आया तो आपने, मैंने आपको बताया 120 डेज तक इंतजार करना है। 120 डेज तक कंपनी इंतजार करती है। यदि 120 डेज तक भी पैसा नहीं आता है तो अगले 8 दिनों के अंदर जितने भी शेयर होल्डर से पैसा आया उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो 8 दिन के बाद जनता आपके ऊपर केस करेगी और जनता को आपको 15% ब्याज के साथ जो है सारा का सारा पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। तो ये था जी आपका कि किस प्रकार से जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप करते हैं। ध्यान रखें इस बात का, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को यदि मैं ब्रीफ में आपको सामने एक्सप्लेन करूं कि हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि विश्व में अपनाई जाने वाली विश्व की सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद जनता के पास प्रोस्पेक्टस जाता है, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जनता को मिल जाती है। यदि सारी इंफॉर्मेशन जो है जनता को मिल गई, जनता सेटिस्फाई होगी, अंत में उसकी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भरते हैं और उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप एप्लीकेशन उनसे रिसीव होती है। जो एप्लीकेशन रिसीव उसमें मिनिमम पैसा जनता से आता है,
एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद आप अलॉटमेंट करते हैं। अलॉटमेंट आप तब करते हैं यदि ये सारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशनें पूरी हो जाती हैं, और पूरी होने के बाद आप अलॉटमेंट करते हैं। अलॉटमेंट के बाद आप मैक्सिमम जो है 3 कॉल में पैसा मंगाते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। तो इस प्रकार से ये था जी आपका कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। इसका आपको थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा और बताया जाएगा, फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी की जाएगी। और तो आज का हमारा जो है टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।